नमस्कार दोस्तों। आज के इस विश्लेषण में हम सीधे उस टॉपिक की गहराई में जाने वाले हैं जिसने पूरे देश को और खास करके हमारे एजुकेशन सिस्टम को पूरी तरह से झकझोर कर रख दिया है। हम बात कर रहे हैं 2026 के उस मैसिव नीट एग्जाम फ्रॉड की, जिसने रातों रात लाखों बच्चों के सपनों और उनकी सालों की मेहनत पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा दिया। तो चलिए समझते हैं कि आखिर ये सब इतने बड़े लेवल पर हुआ कैसे। जरा इस एक आंकड़े पर गौर करते हैं। 180 में से 135, मतलब देश के सबसे कॉम्पिटिटिव मेडिकल एग्जाम में पूरे 135 सवाल एक व्हाट्सएप डॉक्यूमेंट से एग्जैक्टली मैच हो गए। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये डॉक्यूमेंट एग्जाम होने से ठीक एक रात पहले भेजा गया था। कोई एक दो सवाल नहीं, पूरे 135 सवाल। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। पहला हिस्सा, एक शॉकिंग व्हाट्सएप मैसेज। कहानी शुरू होती है 2 मई 2026 को। केरला के एक मेडिकल स्टूडेंट ने सीकर में बैठे अपने पिताजी को व्हाट्सएप पर एक फाइल भेजी जिसमें करीब 300 सवाल थे। अगले दिन उन पिताजी ने सोचा कि चलो एक लोकल कोचिंग टीचर से इसको वेरीफाई करवा लेते हैं। पर जब टीचर ने उन्हें देखा तो नतीजा सच में होश उड़ाने वाला था। बायोलॉजी के 90 में से 90 और केमिस्ट्री के 45 में से 45 क्वेश्चंस परफेक्टली मैच कर रहे थे, एकदम अनब्रोकन सीक्वेंस में। यहाँ तक कि किसी कॉमा या फुल स्टॉप का भी बदलाव नहीं था। ये लिटरली असली पेपर ही था। अब जरा इसके स्केल के बारे में सोचिए। 22 लाख। नीट कोई छोटा मोटा स्कूल का टेस्ट नहीं है, ये 22 लाख से ज्यादा कैंडिडेट्स का फ्यूचर तय करता है। इस एक खुलासे ने अचानक इन सभी लाखों बच्चों का भविष्य खतरे में डाल दिया और इतिहास में पहली बार एनटीए को पूरा का पूरा एग्जाम कैंसिल करना पड़ गया। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, यानी इस पेपर लीक का आखिर सफर कैसा रहा, कहाँ से निकला ये पेपर। ये कोई आम चोरी नहीं थी, बल्कि किसी हाइस्ट मूवी जैसा हाईली सोफिस्टिकेटेड ऑपरेशन था। इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक शुरुआत हुई महाराष्ट्र के नासिक के एक ऑथराइज्ड प्रिंटिंग प्रेस से। वहां पेपर को सिक्योरिटी से बचाकर निकालने के लिए एक हाई डेफिनेशन पोर्टेबल स्कैनर का यूज किया गया। और तो और, डेटा ट्रांसफर को छुपाने के लिए इन लोगों ने एक शैडो सर्वर तक बना डाला। फिर वहां से ये पेपर पहुंचा गुड़गांव, वहां से राजस्थान और आखिर में सीकर के लोकल एजेंट्स के हाथों में। चलिए अब इस पूरे खेल की इकोनॉमिक्स को थोड़ा समझते हैं। नासिक में शुभम खेरनार नाम के एक स्टूडेंट ने इसकी फिजिकल कॉपी सिर्फ 1 लाख रुपए में खरीदी। फिर उसने इसकी सॉफ्ट कॉपी बनाई और आगे गुड़गांव में सीधा 15 लाख में बेच दी। गुड़गांव में इसमें बाहर के और सवाल मिलाकर 410 सवालों का एक गेस पेपर तैयार किया गया। वहां से ये पैकेज राजस्थान में 30 लाख रुपए में बिका और आगे चलकर सीकर के एजेंट तक आते आते इसकी कीमत 9.5 लाख हो गई थी। 1 लाख से शुरू होकर ये मल्टी लाख का धंधा बन चुका था। तो आखिरकार ये आम स्टूडेंट्स तक कैसे पहुंचा? सीकर के उस डिस्ट्रीब्यूशन एजेंट राकेश कुमार मनवारिया ने इस लीक्ड पेपर को आसपास के लगभग 700 स्टूडेंट्स तक आगे डिस्ट्रीब्यूट किया और उन्हीं 700 में से एक वो केरला का स्टूडेंट था जिसने ये पेपर खरीदकर ठीक एक रात पहले अपने पिता को व्हाट्सएप पर भेजा था। आगे बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ, जहां हम देखेंगे अथॉरिटीज का इनकार और उसके बाद शुरू हुई जांच को। खैर, जब सिक्कर वाले पिताजी सबसे पहले पुलिस स्टेशन गए अपनी शिकायत लेकर, तो पता है उन्हें क्या सुनने को मिला? सीधा जवाब आया, अफवाह मत फैलाओ। शुरुआत में तो उनकी बात को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लिया गया और उन्हें बस वहां से टाल दिया गया। उसके बाद जो हुआ वो और भी अजीब था। एक तरफ नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के टॉप ऑफिशियल का बयान आता है कि अरे ये तो बस एक पीडीएफ है जो घूम रही है, कोई पूरा पेपर लीक नहीं हुआ। लेकिन दूसरी तरफ जब स्टेट स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप यानी एसओजी ने जांच की तो सच्चाई बिल्कुल अलग थी। उन्होंने देखा कि व्हाट्सएप पर उस मैसेज के ऊपर साफ साफ फॉरवर्डेड मेनी टाइम्स लिखा था, यानी ये पेपर ठीक 1 महीने पहले से ही भारी मात्रा में लोगों के बीच डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था। और बस यहां से शुरू होता है एक लंबा एडमिनिस्ट्रेटिव केओस, यानी वही पुराना द ब्लेम गेम। राजस्थान के इन्वेस्टिगेटर्स कह रहे थे कि पेपर महाराष्ट्र के नासिक से लीक हुआ, पर उधर नासिक के डीसीपी ने सामने आकर इन दावों को बिल्कुल बेसलेस बता दिया। और इस सब हंगामे के बीच एजुकेशन मिनिस्टर रिपोर्टर्स के सवालों से कतराते हुए ही नजर आए। चलिए अब चौथे हिस्से पर नजर डालते हैं। आखिर कौन है ये आरोपी और कैसा था इनका ये पूरा नेटवर्क? इन्वेस्टिगेशन थोड़ी और आगे बढ़ी तो राजस्थान के बिवाल ब्रदर्स का नाम सामने आया, जिन्होंने सपोजिटली पेपर 30 लाख में खरीदा था।
अब इंडिया टुडे की रिपोर्ट के फैक्ट्स पर ध्यान दें तो इन पर आरोप है कि इनका कनेक्शन डायरेक्टली रूलिंग पार्टी की यूथ विंग से है। रिपोर्ट साफ कहती है कि इनके पास पेपर 1 महीने पहले से मौजूद था। और एक बड़ा कोइंसिडेंस देखिए, इन्हीं के परिवार के 4 लोगों ने पिछले साल ही अच्छे मार्क्स से नीट एग्जाम क्लियर किया था। इसके अलावा मीडिया रिपोर्ट्स में कुछ ऐसी तस्वीरें भी सामने आई हैं जहां आरोपी स्टेट मिनिस्टर्स के साथ नजर आ रहे हैं। देखिए, इस विश्लेषण में हम किसी पर सीधे तौर पर इल्जाम नहीं लगा रहे हैं, लेकिन ये फैक्ट्स पब्लिकली रिपोर्ट किए गए हैं जो अपने आप में ये दिखाते हैं कि सिस्टम के अंदर कितनी गहरी और सीरियस वल्नरेबिलिटीज मौजूद हैं जिन पर सवाल उठना लाजमी है। अब आते हैं इस एक्सप्लेनर के आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर, विद्यार्थियों के लिए क्या है नए विकल्प और आगे का रास्ता। ये सारा घटनाक्रम सिस्टम की एक बहुत पुरानी नाकामी को दर्शाता है। सच बताऊं तो लगता है जैसे हमने पिछले एक्सपीरियंसेस से कुछ सीखा ही नहीं। 2024 में भी तो बिल्कुल ऐसा ही प्री एग्जाम लीक और ग्रेस मार्क्स का कंट्रोवर्सी हुआ था ना, जहां 67 लोगों ने पूरे 720 मार्क्स स्कोर कर लिए थे। उस वक्त देश भर में प्रोटेस्ट्स हुए, सीबीआई इंक्वायरी बैठी, लेकिन कोई ठोस स्ट्रक्चरल रिफॉर्म नहीं आया। और उसी का परिणाम था कि 12 मई 2026 को एनटीए को आखिरकार दोबारा नीट कैंसिल करना पड़ गया। जब इस लेवल पर एग्जाम कैंसिल होता है ना, तो इसकी मेंटल, इमोशनल और फाइनेंशियल कॉस्ट टेस्टिंग एजेंसी नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ मेहनती स्टूडेंट्स और उनकी फैमिलीज उठाती हैं। एक दिन रात पढ़ने वाले स्टूडेंट ने अपनी पूरी सोशल लाइफ छोड़ दी, परिवार ने लाखों रुपए कोचिंग और बाकी चीज़ों में खर्च किए, और अचानक पता चलता है कि कुछ लोगों ने पैसे खिलाकर पूरे सिस्टम को बायपास कर दिया। ये किसी का भी मन तोड़ देने के लिए काफ़ी है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी सीख जो हमें मिलती है वो ये है कि ट्रेडिशनल मेडिकल या इंजीनियरिंग के एग्जाम्स ही सफलता का आखिरी रास्ता नहीं होते। आज के वक्त में ऐसे कई बेहतरीन हाई ग्रोथ ऑल्टरनेटिव करियर्स हैं, जैसे डेटा साइंस, यूआई डिज़ाइन, सस्टेनेबिलिटी, कंटेंट क्रिएशन या फिर स्पोर्ट्स एनालिटिक्स जैसी फील्ड्स। हमेशा एक प्लान बी और प्लान सी होना ज़रूरी है दोस्तों। कामयाबी उनके पीछे आती है जो एक्सीलेंस का पीछा करते हैं, सिर्फ किसी एक पेपर या एग्जाम का नहीं। तो इस पूरे विश्लेषण के अंत में हमें एक बहुत ही ज़रूरी सवाल के बारे में सोचना होगा। जब तक इस सिस्टम में स्ट्रिक्ट अकाउंटेबिलिटी तय नहीं की जाती, क्या सिर्फ बार बार एग्जाम कैंसिल करके री एग्जाम करवाने से लाखों विद्यार्थियों का भविष्य कभी भी सच में सुरक्षित हो पाएगा? या फिर आज हमें एक बहुत मजबूत और परमानेंट सिस्टमिक रिफॉर्म की ज़रूरत है? इस बात पर विचार ज़रूर कीजिएगा। आज इस एक्सप्लेनर में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।